स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्गीकरण, जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण से ही संबंधित। यानी हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और यू कैन से ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और यू कैन से ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक वर्गीकरण और कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में। कल हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था वेदास और उपनिषद के बारे में। अच्छा, फादर ऑफ साइंस किसको कहा जाता है? विज्ञान के जनक, विज्ञान के पिता अरस्तु को। विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया कि जीवधारियों को वर्गीकरण से संबंधित दो टर्म दिया। अरिस्टोटल ने क्या किया? अरस्तु ने एरिस्टोटल ने जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित दो मुख्य टर्म दिए, क्योंकि जितने भी जीव हैं उनकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं हम लोगों के शरीर में, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त दो प्रकार की होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। जीवों में, हम लोगों में आरबीसी होता है, कीटों में डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होता है। जैसे मॉस्किटो मच्छर है तो मच्छर में कौन सा रंग होगा ब्लड का? श्वेत ही होगा। तो उसके आधार पे लाल रक्त और श्वेत रक्त कणिकाओं के आधार पर अरिस्टोटल ने जीवधारियों को दो विशेष वर्गों में विभाजित किया। एक वर्ग इनका था, ये बहुत बार पूछा जाता है, एनेमा, और दूसरा इनका वर्ग था ईएनेमा। ईएनेमा ये पूछा जाता है कि एनेमा में किस प्रकार के रक्त वाले जीवों को रखा गया है, या ईएनेमा में किस प्रकार के रक्त वाले जीवों को रखा गया है। एनेमा का मतलब इस समूह में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। मींस इसमें WBC होगा, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं। और हमारा जो ईएनेमा है इसमें RBC होगा, लाल रक्त कणिकाएं होंगी। तो याद रखिएगा कि एनेमा जो टर्म है इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं वाले जीव आएंगे और इसमें लाल रक्त वाले जीव आएंगे। आगे चल करके ईएनेमा को फिर दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इसको फिर दो भागों में विभाजित कर दिया गया। वो ये थे बच्चे पैदा करने वाले जीव और अंडे देने वाले जीव। दोनों जीवधारियों के रक्त लाल हैं। जैसे चिड़ियां हैं, वो अंडे देती हैं लेकिन रक्त उनका लाल है। अन्य जंतु या मनुष्य हैं, बच्चे पैदा करते हैं लेकिन रक्त लाल है। तो ईएनेमा को आगे चल करके दो भागों में विभाजित किया गया, जिसे हम ओविपैरस, ओविपैरस का मतलब होता है अंडे देने वाले, और वीवीपैरस, वीवीपैरस का मतलब होता है बच्चे पैदा करने वाले जंतुओं, और दोनों के रक्त लाल होंगे। क्लियर हो गया? तो ईएनेमा को आगे चल करके दो भागों में विभाजित किया गया, ओविपैरस अंडे देने वाले जीव, वीवीपैरस बच्चे पैदा करने वाले जीव, और दोनों के रक्त लाल होंगे। तो कोई उदाहरण बताइए, अंडे देने वाले जीव चिड़ियां हैं, बच्चे पैदा करने वाले मनुष्य भी है, बहुत से स्तनधारी जीव हैं। तो ईएनेमा को आगे चल करके दो भागों में विभाजित किया गया। इस प्रकार का जो वर्गीकरण दिया अरिस्तु ने दिया, अरिस्टोटल ने दिया, श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं के आधार पर जीवधारियों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। एक का नाम दे दिया एनेमा और दूसरे का नाम दे दिया ईएनेमा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये दोनों टर्म क्या हैं और किसने दिया, और किसमें RBC और किसमें WBC आते हैं, ये कई बार पूछा गया है। क्लियर हो गया चीज़? तो आइए इसके आगे हम लोग फर्दर चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वर्गीकरण। कल हमने एक आपको वर्गीकरण का चार्ट बताया था, उसमें हमने आपको बताया था प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, बहुत सारा बताया था कि जंतुओं का वर्गीकरण क्या है। तो हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब एनिमल की हम बात कर रहे हैं, जीवों के वर्गीकरण के बारे में। कल हमने इसमें एक चार्ट बना करके आपको दिया था।
तो जीवों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से दो वर्गों में, दो समूहों में विभाजित कर दिया गया है। समस्त जीव जितने भी हैं उनको दो समूहों में विभाजित किया गया है। एक को नाम दे दिया गया है प्रोटोजोआ और दूसरे को नाम दे दिया गया है मेटाजोआ। मेटाजोआ, प्रोटोजोआ में समस्त एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है और इसमें बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। क्लियर? तो इसमें जो भी जीव आएंगे वो आएंगे यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव आएंगे, और इसमें जो आएंगे वो बहुकोशिकीय आएंगे, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव आएंगे। तो हम लोगों की भी कोशिकाएं बहुकोशिकीय हैं, हम लोग भी बहुकोशिकीय हैं। तो अगर जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करें तो इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला तो है प्रोटोजोआ जिसमें एक कोशिकीय जीव आएंगे, दूसरा है मेटाजोआ जिसमें बहुकोशिकीय जीव आएंगे। अच्छा, ये जो हमारा प्रोटोजोआ है, ये जो हमारा प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ हमारा क्या है? एक संघ है। संघ जानते होंगे, एक फाइलम है। तो हमारा प्रोटोजोआ ये फर्स्ट, प्रथम फाइलम है, प्रथम फाइलम है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ये प्रथम फाइलम है। अब आगे चल करके मेटाजोआ को इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया, जैसा मैंने कल बताया था, कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी का मतलब जिसके रीढ़ की हड्डी हो, अकशेरुकी का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो। कशेरुकी माने वर्टिब्रेट, अकशेरुकी माने इनवर्टिब्रेट। तो आगे चल करके मेटाजोआ को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक को तो वर्टिब्रेट कह दिए, वर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, वर्टिब्रेट्स का मतलब बैकबोन, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट हो, जिसमें रीढ़ की हड्डी हो। दूसरा हमारा है इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी एब्सेंस हो, अनुपस्थित हो, एब्सेंस ऑफ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित हो। क्लियर हो गया? मेटाजोआ को ही दो भागों में बांटा गया है, कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी में एक संघ रखा गया है रीढ़ की हड्डी वाले, जिसको हम कार्डेटा कहते हैं। कल हमने बताया था हम लोग कार्डेटा संघ से बिलोंग करते हैं, हमारा संघ है कार्डेटा। तो इसमें एक ही संघ रखा गया है, उसको हम कहते हैं कार्डेटा। ये एक फाइलम है, ये भी एक फाइलम है, फाइलम। तो ये हम मान लेते हैं दूसरा फाइलम है, क्योंकि यहाँ पे पहला फाइलम हो ही गया है और ये हमारा सेकेंड फाइलम है। क्लियर? तो वर्टिब्रेट्स में सिर्फ एक ही संघ आता है, कार्डेटा। अब आकर के देख लेते हैं अकशेरुकी में कितने संघ आते हैं। अकशेरुकी में बहुत सारे संघ आते हैं, जैसे हमारा एनिलिडा इस बीसी में आ जाएगा, एनिलिडा, ये सब संघ हैं। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, फिर हमारा नेक्स्ट संघ आ जाएगा निमेटोडा, इसका कई नाम कल बताए थे, निमेटोडा, निमेहेलेमेंथीस, एस्केलेमेंथीस। अगला हमारा था प्लेटीहेलेमेंथीस, प्लेटीहेलेमेंथीस जिसमें चिपटे कीड़े आते थे। अगला हमारा है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। फिर हमारा है मोलस्का, मोलस्का। अब देख लीजिए कितने हो गए, दो हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए एनिलिडा, पॉरीफेरा, निमेटोडा, प्लेटीहेलेमेंथीस, सीलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो ये जितने भी हैं ये सब अकशेरुकी हैं। पूछ लेगा कि 4 विकल्प दे देगा और पूछ लेगा इसमें से अकशेरुकी कौन है, तो कार्डेटा भी दे देगा, प्रोटोजोआ भी दे देगा और इसमें से कोई एक उदाहरण दे देगा। तो ये जितने भी हैं सब अकशेरुकी हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। क्लियर हो गया चीज़? अच्छा, आगे चल करके ये जो हमारा कार्डेटा है, कार्डेटा को मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित किया गया। वर्ग माने क्लास। जब भी हम किसी का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें वंश भी आता है, प्रजाति आती है, कुल आता है, गण आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब वर्गीकरण करते हैं। तो कार्डेटा को आगे चल करके 5 वर्गों में, 5 क्लासेस में डिवाइड किए गए। आइए देख लेते हैं इसका 5 वर्ग क्या है।
पहला इसका है एवीज वर्ग, दूसरा वर्ग है पीसेज वर्ग, तीसरा वर्ग है रेप्टिलिया जिसको हम सरीसृप कहते हैं, रेप्टिलिया। तीसरा हमारा वर्ग है एम्फीबिया जिसको हम उभयचर प्राणी कहते हैं। अगला हमारा है स्तनधारी जिसको हम मैमेलिया कहते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं। तो ये 5 क्लासेज हैं। कार्डेटा को आगे चल करके 5 वर्गों में विभाजित किया गया। एवीज, एवीज का मतलब जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो पूछ लेगा पक्षियों का वर्ग क्या है, तो एवीज। पीसेस का मतलब जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है, तो मछलियों का वर्ग है पीसेस। रेप्टिलिया जिसमें सरीसृप का अध्ययन किया जाता है, जैसे कोई एक सरीसृप का उदाहरण बता, सांप है, ठीक। एम्फीबिया जिसमें उभयचर प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मेढक। मैमेलिया जिसमें स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे हम लोग हैं, अदर और भी जीव हैं, उनका वर्ग है मैमेलिया। तो मनुष्यों का वर्ग क्या है, मैमेलिया। मेढक का वर्ग क्या है, एम्फीबिया। सांप का वर्ग है, ये मछली का वर्ग है, ये पक्षी का वर्ग है। तो आगे चल करके कार्डेटा को मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 5 वर्ग हैं इनके। क्लियर हो गया। अभी हम 1 बाय 1 जितने भी यहाँ पे फाइलम हैं, ये जो 9-10 फाइलम यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 1 बाय 1 करके सारे फाइलम का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला जो हमारा फाइलम है प्रोटोजोआ, तो इसको हम डिटेल इसकी स्टडी करेंगे, एक एक फाइलम की। फिर हम आगे चल करके ये सारे फाइलम्स की स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके हम वर्गीकरण के बारे में जान लेंगे आसानी से। क्लियर हो गया। यहाँ तक ये चार्ट समझ में आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न, ठीक। कल हमने आपको 5 किंगडम, 5 जंतु जगत का सिद्धांत भी बताया था। 5 जंतु जगत का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, हाँ, R.H. व्हिटेकर ने। और 5 जंतु जगत था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमलिया, ये 5 जंतु जगत का सिद्धांत था। अब आइए हम देख लेते हैं कि जब भी किसी प्लांट, किसी पादप या जंतु की किसी प्रजाति का अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करना होता है, तो नामकरण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं द्विनाम पद्धति सिद्धांत। कई बार पूछा गया है द्विनाम पद्धति सिद्धांत किसने दिया। द्विनाम पद्धति सिद्धांत कैरोलस लीनियस ने दिया, उसी को बाइनोमियल थियरी कहते हैं। तो अगला हमारा है बाइनोमियल थियरी। बाइनोमियल थियरी, द्विनाम पद्धति सिद्धांत। द्विनाम पद्धति सिद्धांत को कैरोलस लीनियस ने दिया, या इसी को हम कार्ल वॉन लीनियस भी कह लेते हैं। द्विनाम पद्धति सिद्धांत, द्विनाम इसका मतलब ये हुआ जब भी हम किसी का नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें 2 नाम आते हैं। एक हमारा जो नाम होता है वो होता है वंश, जीनस, इसको हम कहते हैं वंश। और दूसरा जो हमारा नाम होता है उसे हम कहते हैं स्पीसीज, प्रजाति। प्रजाति 2 नाम होते हैं, एक वंश का होता है, दूसरा प्रजाति होता है। किसी का भी हम अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे, वो करेंगे, नामकरण करेंगे, तो 2 नाम आएगा। जैसे हम मनुष्य हैं, अगर कोई पूछ ले हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है, होमो सैपियंस। तो मनुष्यों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, तो होमो क्या है, वंश है, होमो वंश है, और सैपियंस उसकी प्रजाति है, हमारी प्रजाति है। तो ये बाइनोमियल है। फिर ट्राइनोमियल भी आता है, त्रिनाम पद्धति सिद्धांत। त्रिनाम पद्धति सिद्धांत में इसी प्रजाति को 2 बार लिख देते हैं, जैसे होमो सैपियंस सैपियंस, ये त्रिनाम पद्धति सिद्धांत है, ट्राइनोमियल सिद्धांत है। लेकिन हम यहाँ पे बाइनोमियल सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया। एक जीनस होगा और दूसरी प्रजाति होगी। क्लियर। अच्छा, वर्गीकरण, जो हम ये नामकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण की इकाई क्या होती है, वर्गीकरण की इकाई को हम क्या कहते हैं, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की इकाई क्या होती है, तो विकल्प दे देगा। वर्गीकरण की इकाई फैमिली माने कुल, कुल जानते होंगे, ऑर्डर गण दे देगा, जीनस दे देगा, वंश दे देगा,
जीनस, चौथा स्पीसीज दे देगा। तो कौन सा विकल्प? नहीं, स्पीसीज, प्रजाति। ठीक है, तो वर्गीकरण की जो इकाई होती है वो प्रजाति होती है, स्पीसीज होती है। क्लियर हो गया ना ये? ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी का वर्गीकरण करेंगे, किसी का भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे, तो उसमें दो नाम आएंगे, एक तो वंश और दूसरा प्रजाति। लेकिन कार्ल वॉन लिनियस ने ये थ्योरी बहुत पहले दे दिए थे, बाइनोमियल सिद्धांत, द्विनाम पद्धति का सिद्धांत बहुत पहले दे दिए थे कि ऐसे ऐसे होगा। तो क्या हुआ कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और बोले कि हम कार्ल वॉन लिनियस की थ्योरी को क्यों मान लें। कार्ल वॉन लिनियस ने अपनी थ्योरी में नामकरण का जो सिद्धांत, जो नियम दिया हुआ, उसे हम क्यों मान ले? उन्होंने गलत दिया हुआ है, हम नहीं मानेंगे। तो जो पूरे विश्व के टॉप क्लास के वैज्ञानिक थे वो इकट्ठा हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी चीज़ का अगर हमें नामकरण करना है तो आइए हम लोग संगठित होकर के एक नया नियम प्रतिपादित करें जो कार्ल वॉन लिनियस से डिफर हो, भिन्न हो। तो इन्होंने सबसे पहला वो संगठन ऑर्गेनाइज किया लंदन में। ये कंट्री याद रखिएगा, लंदन में। लंदन में सारे वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और उन्होंने किसी भी पादप या जंतु के नामकरण के संबंधित कुछ नियम दिए। पहला नियम उन्होंने ये दिया, जब भी हम किसी जंतु का नामकरण करते हैं तो उसमें दो नाम आना चाहिए। पहला नाम जीनस, वंश का आना चाहिए, और दूसरा नाम स्पीसीज, प्रजाति का आना चाहिए। दूसरा नियम इन्होंने दिया, जब भी हम किसी भी प्रजाति को लिखेंगे तो उसे इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। इटैलिक आप जानते होंगे, तिरछा लिखेंगे, इटैलिक फॉर्म, कंप्यूटराइज वर्ड है, इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, इटैलिक। थोड़ा स्पीसीज को तिरछा कर देंगे, जैसे ये होमो है तो होमो को तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन सैपियंस को थोड़ा ऐसे तिरछा कर देंगे, सैपियंस लिख देंगे तो तिरछा हो गया। इसको इटैलिक फॉर्म कहते हैं। न्यू रोमन्स फॉर्म होता है, इटैलिक्स फॉर्म्स होते हैं। तो दूसरा नियम इन्होंने बताया कि जब भी हम किसी प्रजाति को लिखते हैं तो उसको इटैलिक कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। तीसरा इन्होंने बताया, किसी भी जीवधारी का जब हम नामकरण करते हैं तो वो 3 लेटर से कम, 3 अक्षरों से कम और 13 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे नामकरण के नियम दिए गए। किसी भी जीवधारी का जब हम नामकरण करते हैं तो उनका 3 अक्षर से कम या 13 अक्षर से ज़्यादा नामकरण नहीं होना चाहिए। क्लियर? जो वर्ल्ड के टॉप क्लास के साइंटिस्ट थे, ये लंदन में ऑर्गेनाइज किए, इसको बताए। लेकिन जब कार्ल वॉन लिनियस की किताब को खोला गया और देखा गया कि ये मैच करा लिया जाए, तो देखा यह गया कि जो ये नियम इस आधुनिक युग में दिए थे वो तो प्राचीन समय में देके चले गए थे, सेम नियम मैच कर रहे थे। आज के वैज्ञानिक जो अब सोच रहे हैं वो बहुत पहले सोच के चले गए थे। इसीलिए कार्ल वॉन लिनियस की थ्योरी आज भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, स्वीकृत है। सब लोग इसी को मानते हैं, कार्ल वॉन लिनियस को। क्योंकि अब से सोचिए उनका दिमाग कैसा था कि जो बहुत पहले सोच के अपनी बुक में लिख के चले गए, वैज्ञानिकों ने उनका अपोज किया और बोला नहीं, हम एक नया नियम बनाएंगे, उनके नियम को नहीं मानेंगे। लेकिन जो वो नियम बनाए इनकी बुक से जब मैच कराया गया तो 100% मैच किया। मीन्स स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैज्ञानिक वही थे, कार्ल वॉन लिनियस। इसलिए कैरोलस लिनियस के ही नाम से आज भी जाना जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि द्विनाम पद्धति सिद्धांत क्या है, और द्विनाम पद्धति सिद्धांत में हम लोग किसी भी जीव का नामकरण कैसे करते हैं। उसमें 2 आते हैं, एक तो हमारा वंश आता है, दूसरा प्रजाति आती है। अच्छा, मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक, राना टिग्रीना। मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम है राना, और टिग्रीना को इटैलिक कर देते हैं, टिग्रीना। तो ये राना हमारा हो गया वंश और टिग्रीना हो गई उसकी प्रजाति। क्लियर हो गया? तो जितने भी जीवधारी हैं सबका अलग अलग वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बाइनोमियल थियरी देख लिया, और बाइनोमियल थियरी में क्या क्या बताया गया ये देख लिए। अब हम आते हैं एनिमल किंगडम की तरफ, जंतु जगत की तरफ। जो अभी हमने आपको चार्ट बताया, संघ बता दिया है, जिसमें से पहला संघ हमारा है फाइलम। कौन सा फाइलम है? प्रोटोजोआ। तो ये 1 बाय 1 करके एक एक फाइलम की हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। पहला हमारा फाइलम है
प्रोटोजोआ। और आपको मालूम होगा कि इस प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन एनिमल आते हैं, कौन कौन जीव आते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना में अपवाद है, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा इत्यादि, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने कुछ एग्जाम्पल्स को। प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटॉस प्लस जोन। प्रोटास का मतलब होता है प्रथम, फर्स्ट। जोन का मतलब होता है एनिमल, प्रथम एनिमल, प्रथम जंतु। तो प्रथम जंतु को किस संघ में देखा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रथम जीव को किस संघ में देखा गया? उत्तर होगा प्रोटोजोआ में, क्योंकि इसको हमने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया दो शब्दों में, जिसका मतलब हुआ प्रथम जीव। तो प्रथम जीव इसी संघ में देखे गए, यानी जो प्रथम जीव थे वो सूक्ष्म जीव ही थे। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, जीवन की जब उत्पत्ति हो रही थी, तो जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को ही देखा गया। तो कौन सा वो सूक्ष्म जीव था जिसको देखा गया? क्योंकि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन था नहीं। पृथ्वी का तो तापमान लगभग 5000 था, फिर धीमे धीमे बारिश हुई, उसका तापमान धीमे धीमे कम होता गया, 100 डिग्री हुआ, 100 डिग्री से कम हुआ, फिर भी ऑक्सीजन नहीं थे। तो जितने भी जीव हैं बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पाते। एक ही सूक्ष्म जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता, वो कौन सा है? जिसको हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी कहते हैं, विषाणु, वायरस। तो वही आया था पहले यहीं पे, तो वो भी एक सूक्ष्म जीव है। क्लियर? लेकिन वो तब एक्टिव तब होता, ऐसे मिट्टी में पड़ा है तो लगेगा मरा है, लेकिन जब किसी होस्ट सेल, जीवित कोशिका के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो जिंदा हो जाता है। तो पहले इसी की उत्पत्ति हुई थी, हमारे वायरस की ही। तो प्रथम जीव इसका मतलब हो गया। क्लियर? अच्छा, अब इसमें कुछ विशेषताएं हैं, इसके कुछ लक्षण होते हैं प्रोटोजोआ के। तो कुछ लक्षण पता है? जितने भी प्रोटोजोआ होंगे सब एक कोशिकीय होंगे, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, जितने भी प्रोटोजोआ होंगे सब या तो एक केंद्रिका वाले होंगे या द्विकेंद्रिका वाले होंगे। इसमें या तो एक केंद्रक होगा या द्विकेंद्रक होगा। अगला लक्षण है, जितने भी प्रोटोजोआ होंगे, प्रोटोजोआ में जितने भी जीव आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, उसमें जो संकुचनशील रिक्तिका होगी वो या तो एक होगी या तो दो होगी। क्लियर? अब कैसे हम जानेंगे? यहाँ पे तो बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, किसमें एक केंद्रक है, किसमें द्विकेंद्रक है, किसमें एक संकुचनशील रिक्तिका है, किसमें द्विसंकुचनशील रिक्तिका है ना ये? अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर प्रथम जीव की बात करें अमीबा की, तो आइए एक जीव को हम ले लेते हैं, एक सूक्ष्म जीव को ले लेते हैं, यहाँ पे अमीबा को ले लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ये हम प्रथम संघ पढ़ रहे हैं, फाइलम प्रोटोजोआ। प्रथम जीव को हम ले लेते हैं और हमारा प्रथम जीव है अमीबा। तो आइए अमीबा पे हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अमीबा, अमीबा शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है जिसको हम कहते हैं अमीबी। तो अमीबा शब्द की उत्पत्ति अमीबी शब्द से हुई है, और अमीबी का मतलब होता है मिराकिल। मिराकल का मतलब होता है चमत्कार। मिराकल का मतलब चमत्कार। क्लियर हो गया ना? अब देखिए कहाँ क्वेश्चन आ रहा है। अमीबा शब्द की उत्पत्ति अमीबी शब्द से हुई है और अमीबी का मतलब होता है चमत्कार। चमत्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्लियर? अमीबा किसी भी आकार का हो सकता है। तो जब इसको सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो हर सेकंड ये अपने आकार को बदलता रहता है, अपने आकार को चेंज करता रहता है, जो देखने पे हमें चमत्कार लगता है। तो देखने पे हमको चमत्कार लगता है, इसीलिए हम अमीबा को एक नाम से और भी जानते हैं। अमीबा को हम समुद्री देवता या समुद्री भगवान भी कहते हैं, सी गॉड। इसी अमीबा को कहते हैं सी गॉड, समुद्री देवता या समुद्री भगवान। उसका कारण यही है कि हर सेकंड ये अपने आकार को चेंज करता रहता है, जो एक चमत्कार लगता है। चमत्कार सिर्फ गॉड ही कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको सी गॉड कहते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा, समुद्री देवता कहा जाता है
तो अमीबा भी देगा, पैरामीशियम भी, यूग्लिना भी, प्लाज्मोडियम भी देगा। तो उसमें अमीबा ही सही होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला ये है कि अभी हम लोगों ने कोशिका पढ़ा है और कोशिका में देखा कि किसका टर्म किस वैज्ञानिक ने दिया, किस कोशिकांग का टर्म किस वैज्ञानिक ने दिया। जैसे हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा, उसका टर्म पैलाडे ने दिया। ऐसे अमीबा शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, या अमीबा की डिस्कवरी, अमीबा का खोज किसने सर्वप्रथम किया? तो आंसर होगा अमीबा टर्म को सर्वप्रथम पुसेल वॉन रोजेन, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, रोजेनहॉफ, इतना बड़ा नाम है। अमीबा शब्द को सर्वप्रथम पुसेल वॉन रोजेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने बताया। ये टर्म अमीबा का इन्होंने सर्वप्रथम दिया, पुसेल वॉन रोजेनहॉफ। क्लियर। अब यहाँ पे इसके आकार में देख लेते हैं। अमीबा का आपने आकार देखा होगा कि अमीबा का आकार ऐसे होता है, ऐसे करके। ये अमीबा का है क्योंकि ये कोई भी शेप में हो सकता है। ये रॉड शेप में भी ऐसे भी हो सकता है, कोई भी शेप में हो सकता है, स्फेरिकल गोल भी हो सकता है। इसका कोई सर्टेन निश्चित आकार नहीं होता है। हमने कहा अमीबा एक केंद्रिका वाला होता है, इसमें एक केंद्रक होंगे, तो यहाँ बीच में अमीबा का एक केंद्रक हो गया। अमीबा की एक विशेषता ये भी है कि अमीबा को कहीं से भी काट दो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो उसका हर कटा हुआ भाग अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में एक नए अमीबा को जन्म दे देगा, एक नया अमीबा बन जाएगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसके कटे हुए भाग में केंद्रक होना चाहिए। अगर इसके कटे हुए भाग में केंद्रक नहीं है तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, एक नया अमीबा नहीं बना पाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये पड़ता है कि सर अभी तो आप बता रहे हैं कि एक केंद्रक है, तो केंद्रक कहाँ कहाँ जाएगा? तो प्रश्न ये होगा कि सेल डिवीज़न भी तो होता है, कोशिका का विभाजन भी होता है, और कोशिका का जब विभाजन होता है तो दो ही चीज़ों का विभाजन होगा, या तो केंद्रक का या तो कोशिका द्रव्य का। तो अब ये केंद्रक विभाजित करेंगे, 2, 2 से 4 डबल बनाते ही हैं, बताए हैं, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो विभाजित होकर के बहुत सारे केंद्रक हो जाएंगे जब इसका विभाजन होगा। तो हर जगह केंद्रक पहुँच गए, तो जो भी इसका कटिंग वाला पार्ट है उसमें केंद्रक होना चाहिए। अगर केंद्रक है तो विभाजित होगा, यानी जर्मिनेट करेगा और एक न्यू अमीबा को जर्मिनेट कर देगा, पैदा कर देगा। अच्छा, अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो अमीबा है इसमें प्रचलन, इसमें ये किस प्रकार से गति करता है, इसके गति वाले अंगों को क्या कहते हैं? अगर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो तो किसके माध्यम से जाएगा? तो वो इसी के माध्यम से जाएगा। ये जो उठे हुए भाग नहीं हैं, ये इसी के माध्यम से जाएगा, और इसको कहते हैं कूटपाद, इसको कहते हैं कूटपाद, और इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया, या कहते हैं कूटपाद। तो अमीबा में एक मूवमेंट करने वाला अंग, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाला जो अंग है, उस अंग को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, या इसी को हम कूटपाद कहते हैं। यही और समझ लीजिए, इसी कूटपाद का तो एक काम ये हो गया है कि इसको चलने में मदद करता है। दूसरा कार्य ये है इसी कूटपाद का कि अमीबा को भोजन को पकड़ने में भी सहायता करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये जल में होता है अमीबा, जहाँ भी गंदा पानी होगा वहाँ ये होगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कैसे लेगा? इसको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होगा उसी को अपने शरीर में इंगल्फ कर लेगा, उसी को अपने शरीर में ले लेगा, तो ये घुलित अवस्था में ऑक्सीजन को लेता है। ये भी क्वेश्चन है कि अमीबा ऑक्सीजन को कैसे लेता है? तो अमीबा ऑक्सीजन को घुलित अवस्था में लेता है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन है, क्योंकि जल में ही रह रहा है ये। अच्छा, जब जल में कोई भी भोज्य पदार्थ, मान लीजिए भोज का एक कण है, जब भी कोई भोज्य पदार्थ अमीबा के संपर्क में आता है तो अमीबा क्या करता है कि अपने कूटपादों को फैला करके इसको ढक लेता है ऐसे, इस भोज्य पदार्थ को। और जब ये भोज्य पदार्थ इसके शरीर के अंदर चले जाते हैं तो ये अपने पुनः स्थिति में आ जाता है ऐसे। इस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है ये, कूटपादों के माध्यम से भोजन को कवर कर लेगा, और जब ये इसमें एक केंद्रक हो जाएगा, एक भोजन का कण हो जाएगा, ये जब भोजन अंदर चला जाएगा तो रीस्टेज में आ जाएगा। इसीलिए अमीबा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। रीजनरेशन यही हो गया, कटिंग काट दीजिए तो पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें आ गई। बहुत सारे जीवों में पाया जाता है, जैसे हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, ऐसे हमारे अमीबा में भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि अमीबा में
न्यूट्रिशन कैसे करता है, ये भोजन कैसे ग्रहण करता है। अमीबा है स्वपोषी की परपोषी? अमीबा अपना भोजन स्वयं बनाता है या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है? हाँ भाई, जल में तो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ है ना, तो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेगा, तो ये हेट्रो होगा। क्लियर? अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अमीबा है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं? ये क्या है? ये सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, क्योंकि जल में जो भी डिजॉल्व होंगे, जो भी घुले होंगे, सब कुछ को ये खाएगा, तो ये क्या है? सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला है। तो अमीबा के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसको कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब पूर्ण भोजी। पूर्ण भोजी यानी जो कुछ भी ये खाता है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। तो ये किस प्रकार का है? पूर्ण भोजी प्रकार का है। तो अमीबा होता है, अमीबा एक पूर्ण भोजी सूक्ष्म जीव है, उसको हम होलोजोइक कहते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। अगला प्रश्न ये है कि अमीबा किस वर्ग से बिलोंग करता है? अमीबा का वर्ग, अमीबा का क्लास क्या है? अमीबा किस क्लास में आता है? क्योंकि जब हम किसी भी जीवधारी का वर्गीकरण करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं संघ, लिखते हैं जगत, लिखते हैं ऑर्डर, लिखते हैं फैमिली, लिखते हैं। तो अमीबा का जो क्लास है, अमीबा किस क्लास से बिलोंग करता है? उसका क्लास का नाम है सार्कोडीना। अमीबा के क्लास का नाम है सार्कोडीना। अमीबा सार्कोडीना वर्ग से संबंधित रखता है, इसका वर्ग है सार्कोडीना। क्लियर हो गया यहाँ तक? अमीबा का वर्ग क्या है? सार्कोडीना वर्ग है। अच्छा, अगला प्रश्न ये है, कई बार पूछा जाता है कि अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम। हमारा जैसे होमो सैपियंस है, वैसे अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अमीबा का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस, अमीबा वंश है और प्रोटियस उसकी प्रजाति है। तो अमीबा प्रोटियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अमीबा। तो अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम है अमीबा प्रोटियस। तो बहुत सारे दिया रहेगा विकल्प, अमीबा प्रोटियस, अमीबा लाइमेक्स, अमीबा डिस्क्वाइड, कई प्रजातियां हैं इसकी, तो सारे प्रजातियों को उसी में दे देगा। तो हमारा सही विकल्प ये होगा अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो ये अमीबा की चीज़ें क्लियर हुई, अमीबा है क्या, कैसे भोजन करता है, ये सारी चीज़ें। अब अगला हमारा सूक्ष्म जीव क्या है? पैरामीशियम। अच्छा, एक चीज़ हमने और बताया आपको कि अमीबा जो होगा उसमें संकुचनशील रिक्तिका एक होगी। जैसे ये अमीबा है, इसमें संकुचनशील रिक्तिका, ये तो केंद्रक है और यहीं पे ऐसे करके संरचना बना रहता है, इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, संकुचनशील रिक्तिका। तो हमने कहा अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका एक होती है, लेकिन पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तिका दो होती है। ठीक है, आइए कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। अमीबा में केंद्रक की संख्या एक होती है, पैरामीशियम में केंद्रक की संख्या दो होती है। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका एक होगी, पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तिका दो होगी। तो प्रश्न ये है कि ये संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है? ठीक है, तो संकुचनशील रिक्तिका का यही कार्य है, जब अमीबा या पैरामीशियम के शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये संकुचित होकर के अधिक मात्रा वाले जल को शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी जल की अधिक मात्रा को शरीर से बाहर निकालने का काम हमारा संकुचनशील रिक्तिका करता है। एक बार प्रश्न ये पूछा गया कि समुंदर वाला जो पानी है उसमें भी अमीबा है, हमारे यहाँ जो नाली वाली है, नदी है, इसमें भी अमीबा है। अगर इस वाले अमीबा को समुंदर में डाल दें और समुंदर वाले अमीबा को नाली में ले आएँ तो क्या होगा? यही होगा कि दोनों का वातावरण चेंज होगा। तो जब वातावरण चेंज हो जाए तो संकुचनशील रिक्तिका अपना कार्य करना बंद कर देगी। जब संकुचनशील कार्य करना बंद कर देगी तो इनके शरीर में पानी आता रहेगा और ज़्यादा पानी जब हो जाएगा तो बाहर निकलेगा नहीं। तो जब निकलेगा नहीं तो इनकी संकुचनशील रिक्तिका ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी, और जब फट जाएगी तो मर जाएंगे। क्लियर हो गया संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? तो अगला हमारा प्रोटोजोआ है पैरामीशियम। अगला हमारा है पैरामीशियम।
दूसरा है पैरामीशियम। पैरामीशियम, अभी हमने देखा कि अमीबा टर्म किसने दिया? पुशेल वॉन रोजेनहॉफ। तो क्वेश्चन ये है कि फिर पैरामीशियम टर्म किसने दिया? पैरामीशियम टर्म हिल नामक वैज्ञानिक ने दिया। पैरामीशियम का टर्म हिल नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक, पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है, जबकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और पैरामीशियम स्लीपर शेप में होता है, चप्पल के आकार का होता है ये। और इसके शरीर के बाहरी परत पर ऐसे हेयर लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे हेयर लाइक संरचनाएं पाई जाएंगी। और इसमें 2 केंद्रक होंगे, हमने आपको बताया ना, इसमें 2 केंद्रक होंगे और 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं होंगी। एक यहाँ संकुचनशील रिक्तिका होगी और एक यहाँ संकुचनशील रिक्तिका होगी। ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम के बाहरी सरफेस पर, बाहरी परत पर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सीलिया। और सीलिया पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन है। सीलिया ही पैरामीशियम को चलाने का काम करता है। अमीबा को चलाने का काम कौन करता है? कूटपाद, स्यूडोपोडिया। लेकिन पैरामीशियम को चलाने का काम कौन करेगा? सीलिएटा। फिर हमने पढ़ लिया था कि अमीबा का वर्ग क्या है? सार्कोडीना। ऐसे पैरामीशियम का वर्ग क्या है? पैरामीशियम का क्लास है, इसी सीलिया से बन गया है क्लास, सीलिएटा। सीलिएटा। तो पैरामीशियम का जो वर्ग है, जो क्लास है, वो है सीलिएटा वर्ग। तो ये सीलिएटा वर्ग से संबंधित रखता है और अमीबा सार्कोडीना वर्ग से संबंधित रखता है। इसमें इसका ये है संकुचनशील रिक्तिका, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें 2 होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का हमने कार्य बता दिया। जब शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको बाहर निकाल देता है। इसमें 2 केंद्रक होते हैं, देख रहे हैं, एक छोटा केंद्रक है, एक बड़ा केंद्रक है। तो जो बड़ा केंद्रक होता है उसको हम क्या कहेंगे? बड़े वाले केंद्रक को हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो माने होता है बड़ा और केंद्रक माने न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस या माइक्रो केंद्रक। और जो छोटा होता है तो माइक्रो कह देते हैं, माइक्रो माने छोटा होता है, तो इसको हम कहेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस, सूक्ष्म केंद्रक। और ये हो जाएगा लघु केंद्रक। लघु माने थोड़ा बड़ा होगा इससे, तो इसको बोलेंगे लघु केंद्रक, इसको बोलेंगे सूक्ष्म केंद्रक। तो 2 प्रकार का इसमें केंद्रक पाया जाता है पैरामीशियम में। अच्छा, अब पैरामीशियम की भी कई प्रजातियां हैं। जैसे एक प्रजाति है पैरामीशियम, पी माने पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम एक प्रजाति है, ये वंश है और ये प्रजाति है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है। अगली प्रजाति है पैरामीशियम वेरुकोसा। वेरुकोसा। अगली प्रजाति है पैरामीशियम बर्सारिया। बर्सारिया। ऐसे बहुत सारी प्रजाति हैं पैरामीशियम की। तो प्रश्न ये पूछेगा कि पैरामीशियम का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सब दे देगा। पैरामीशियम कॉर्डेटा, पैरामीशियम वेरुकोसा, पैरामीशियम बर्सारिया, बहुत सारे विकल्प दे देगा। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम पैरामीशियम का जंतु वैज्ञानिक नाम है। जैसे अमीबा प्रोटियस अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम है, वैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम पैरामीशियम का जंतु वैज्ञानिक नाम है। क्लियर? अच्छा, इसमें जो हमारा पैरामीशियम बर्सारिया है, पैरामीशियम बर्सारिया को हम हरा पैरामीशियम भी कहते हैं। तो दे देगा 4 विकल्प कि इसमें किस पैरामीशियम को हरा पैरामीशियम कहते हैं। तो पैरामीशियम बर्सारिया को हम ग्रीन पैरामीशियम कहते हैं, हरा पैरामीशियम कहते हैं। याद रखिएगा पैरामीशियम बर्सारिया के बारे में। पैरामीशियम बर्सारिया को हम हरा पैरामीशियम कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हरा पैरामीशियम क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरामीशियम बर्सारिया के शरीर के अंदर एक नील हरित शैवाल निवास करता है। इसके शरीर के अंदर एक ब्लू ग्रीन एल्गी निवास करती है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो देखने पे हरा कलर का होती है। एक शैवाल है जो देखने पे हरा कलर की होती है, इसीलिए पैरामीशियम बर्सारिया हमको हरा कलर दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको ग्रीन पैरामीशियम या हरा पैरामीशियम कहते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ जाता है कि जो पैरामीशियम बर्सारिया के शरीर में नील हरित शैवाल निवास करती है, उस नील हरित शैवाल का नाम बताइए।
तो बहुत सारे शैवाल हैं। उस नील हरित शैवाल का नाम है जूक्लोरेला। जूक्लोरेला। तो पैरामीशियम बर्सारिया के शरीर में जूक्लोरेला नामक नील हरित शैवाल निवास करता है, इसीलिए पैरामीशियम बर्सारिया देखने में हरा कलर दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि पैरामीशियम में प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अलैंगिक प्रकार का होता है कि लैंगिक प्रकार का, असेक्सुअल या सेक्सुअल? तो पैरामीशियम में जो प्रजनन होता है वो दोनों प्रकार का होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। क्लियर? अच्छा, समिति के बारे में कुछ जानती हैं? सिमेट्री के बारे में। समिति का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंगों की व्यवस्था किस प्रकार से है, उसको हम कहते हैं समिति, क्योंकि ये भी इन सूक्ष्म जीवों की एक विशेषता है। ये कई बार पूछा गया है, आप परीक्षा बाणी में देखेंगे तो उसमें बहुत ये सिमेट्री पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये ऐसे पूछा गया है जैसे सिमेट्री है, सिमेट्री को कहते हैं समिति। पूछ लेगा कि पैरामीशियम किस समिति से बिलोंग करता है, किस समिति से मैच करता है। तो सिमेट्री का मतलब हुआ, समिति का मतलब हुआ कि किसी भी जीवधारी के शरीर के अंगों की व्यवस्था कैसे है, कहाँ कौन सा अंग है, आधे भाग में है कि तिकोने भाग में है कि पूरे भाग में है, किस तरीके से उसकी व्यवस्था है, उसको हम समिति या सिमेट्री कहते हैं। और यह समिति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं असमिति, असिमेट्रिकल, असमिति, आ लग गया तो असमिति। दूसरे को कहते हैं अरीय समिति, रेडियल। तीसरे को कहते हैं द्विपार्श्वीय समिति, बाइलैटरल। यानी ये हमारी हो गई असमिति, ये हमारी हो गई अरीय। अरीय माने रेखीय, अरीय, रेडियल होता ना तिकोना ऐसे करके, अरीय। बाइलैटरल द्विपार्श्वीय समिति। तो समिति जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, असमिति, अरीय समिति, द्विपार्श्वीय समिति। असमिति का मतलब कि जिनके शरीर का कोई भी अंग या जिनका शरीर 2 भागों में ना बटा हो, सीधा सीधा हो, उसको हम कहते हैं असमिति, यानी विभाजित नहीं है। अरीय समिति का मतलब ये हुआ, जैसे ये एक गोला है और ये गोले का पॉइंट है मैथमेटिकली, और यहाँ से इसकी त्रिज्या मालूम है, यहाँ से यहाँ तक है ना ये त्रिज्या, तो इसको हम आर मान लेते हैं। तो ये आर माने रेडियल हो गया, रेडियस मान लेते हैं। तो यही चीज़ कह रहा अरीय, जिनका शरीर कितने भागों में बटा हो, 1/4 भाग में बटा हो, जिनका शरीर 1/4 भाग में बटा हो, उसे हम कहते हैं अरीय समिति। द्विपार्श्वीय समिति नाम से स्पष्ट है, जिनका शरीर 2 भागों में बटा हो, आधा आधा बटा हो, उसे हम कहते हैं द्विपार्श्वीय समिति। क्लियर हो गया चीज़ कि द्विपार्श्वीय समिति क्या है, अरीय समिति क्या है, असमिति क्या है। अच्छा, हम लोग मनुष्य हैं, हमारी समिति कैसी है? द्विपार्श्वीय समिति है, हम लोग द्विपार्श्वीय समिति हैं, बाइलैटरल सिमेट्रिकल हैं। लेकिन जितने और भी जीव हैं, जितने भी और भी संघ हैं, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा, उन सभी में अलग अलग हैं। किसी में असमिति होगा, किसी में अरीय होगा, किसी में द्विपार्श्वीय समिति होगा। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, तो द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टार्ट टुमारो। थैंक यू।